बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि व्यूअर्स आप खैरियत से होंगे और हमारी आज की गुफ्तगू के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सबसे पहले किसी पते की बात, किसी ऐसी बात पे डिस्कशन करते हैं जिसके बारे में हम एज अ टीम भी सोच रहे होते हैं और हमें लगता है कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। तो भाई कल हमने बात की माँ की, तो जब माँ की बात होती है तो कैसे हो सकता है कि हम बाप की बात ना करें। एंड बीइंग अ वुमन एंड बीइंग अ मदर, मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे ये बड़ा ही ऑड लगता है कि हम लोग जब भी बात करते हैं औलाद की परवरिश की, औलाद की तरबियत की, औलाद की नशोनमा की, हर जगह हम सिर्फ माँ की बात करते हैं कि जैसे सिर्फ जिम्मेदारी ही सिर्फ माँ की है और दूसरी बात कि सारा क्रेडिट भी सिर्फ माँ को जाता है। तो व्यूअर्स, बीइंग अ मदर, भूल जाए ये एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं कि फैसल मेरे शौहर है। अगर सिर्फ उनको एज द फादर ऑफ माई चिल्ड्रन देखूं तो एक बेहतरीन बाप हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते हैं। और सच्ची बात है कि जब मेरे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पूरी हो रही होती तो वो कवर करते हैं, और जब वो नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कवर कर पाते तो मैं कवर करती हूँ। ये एक नॉर्मल और नेचुरल सी बात है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमजा कह रही हूँ, हसन का। एक तो आपको तो जब भी बच्चों की बात, सबसे पहले हमजा का जो नाम है वो ज़बान पे आता है। हसन जो है, आज उनका वोकेबुलरी का टेस्ट था अंग्रेज़ी का। 10 वर्ड्स थे वो याद करने थे और काफ़ी मुश्किल मुश्किल वर्ड्स थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मतलब कुछ लंबे लंबे औखे औखे वर्ड्स भी थे। यूजुअली फैसल जो हैं वो बच्चों के साथ जो है ना रिवीजन और इस तरह की चीज़ें करते हैं, क्योंकि थोड़ा मेरा गुस्सा तेज़ है तो मैं अवॉइड करती हूँ बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि मैं थोड़ी सी पेशेंस की कमी की वजह से ज़रा हाइपर। खैर अब तो बहुत बेहतर हो गई हूँ। हमजा को तो बिल्कुल ही मैंने नहीं पढ़ाया। 3-4 दिन शुरू में पढ़ाने की कोशिश की, रियलाइज़ किया कि बेचारे पे इतना बोल रही हूँ, इतना डांट रही हूँ, बेहतर है कि खुद ही जो है वो किसी ट्यूटर या किसी से पढ़ लें। लेकिन खैर ऑब्वियसली वन फैसल एंड आई गॉट मैरिड, तो फिर फैसल ने बहुत ज़्यादा हमजा की, क्योंकि फैसल बहुत एकेडमिक है और उनको बहुत शौक़ है कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई लिखाई में नहीं, जनरली जो है रीडिंग रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट लें। तो खैर हसन को कराना था। अब फैसल ने लेट आना था कल घर, क्योंकि उनके कुछ काम की ऐसी मसरूफियत थी कि उन्होंने कहा था बच्चों को सुला देना, क्योंकि मैं 9 साढ़े 9 तक आऊँगा। और हम बच्चों को 8 बजे बेड टाइम लिटा देते हैं, 8:30 तक बच्चे सो जाते हैं। बेड में लेट के लाइट ऑन करके 15-20 मिनट किसी ने बुक, अगर हसन ने बुक पढ़नी है, नूर ने बुक पढ़नी, जो भी, आधे घंटा दुआ शुआ वगैरह करा के उनको कुछ आयतें वगैरह पढ़ा के वो फिर देखो आयतल कुर्सी वगैरह सो जाते हैं बच्चे। तो ऐसे ने कहा बच्चों को सुला देना, मैं लेट आऊँगा। अब ज़ाहिर ही अब हसन की रिवीजन तो करानी थी। अब सुबह बच्चों के उठने से पहले फैसल ने काम पे निकल जाना था, तो कौन कराता? तो फिर मैंने किया। तो आई एम जस्ट सेइंग के व्यूअर्स, हर बंदा, जब हम कहते हैं ना कि गाड़ी के 2 पहिए, तो ये एक जेन्युइन फैक्ट है। एक पहिया अगर पंचर हो जाएगा या काम नहीं कर रहा होगा, ख़राब हो जाएगा, तो गाड़ी नहीं चलेगी। सो माँ और बाप दोनों की इम्पोर्टेंस और वैल्यू को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और सच पूछें तो जब हम देखते हैं आजकल डिवोर्सेस होते हुए और मामलात आपस में पेरेंट्स के ख़राब होते हुए मियाँ बीवी के, तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ उस दौरान अगर आपस में नहीं साथ रहना और खुदा न खास्ता बात डिवोर्स तक भी जा रही है, तो हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे बड़े मुतासिर होते हैं इस चीज़ से। वो इसलिए मुतासिर होते हैं क्योंकि बच्चों को लड़ाइयों के बीच में घसीट दिया जाया जाता है, उनको फड्डों के बीच में ड्रैग किया जाता है, उनको लड़ाई का हिस्सा बनाया जाता है, तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन अगर माँ बाप, ठीक है, एज़ मियाँ बीवी उनका नहीं ताल्लुक़ चला, अगर वो एक अच्छी पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे के साथ चले, क्योंकि देखें ताल्लुक़ तो सारी ज़िंदगी का रहेगा, चाहे वो मैरिड रहें या ना रहें। क्यों? क्योंकि दो लोगों ने मिल के जो बच्चे पैदा किए हैं वो उन दोनों के ही हैं। सो अगर पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़े तो बच्चे बाप की भी इज़्ज़त करेंगे, माँ की भी करेंगे, और फिर दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। और अगर एज़ हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की सपोर्ट नहीं बन पाए तो एज़ पेरेंट्स तो एक दूसरे की सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि व्यूअर्स अपना ताल्लुक आपस में ख़त्म हो वो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन जो बाकी ताल्लुकात उस रिश्ते की वजह से बने थे उनको भी बर्बाद करना ज़रा ज़्यादती हो जाती है। ये मैंने एक बात ज़रूर आज पॉइंट आउट करनी थी कि आजकल क्योंकि डिवोर्स रेट इतना बढ़ गया है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बाप को अक्सर जो है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर बना दिया जाता है बच्चे की ज़िंदगी में अगर डिवोर्स हो जाए वट एवर। व्यूअर्स, मैं खुद भी एक डिवोर्स के अमल से गुजरी हुई हूँ
प्रीवियस मैरिज में, मैं ज़रूर आपको एक ही बात कहूँगी कि व्यूअर्स, जब आप बच्चों को पॉजिटिव मैसेजेस के साथ बड़ा करते हैं, अब हमज़ा का कोई इंटरेक्शन नहीं है मेरे एक्स हस्बैंड से, अपने फादर से, डे 1 से नहीं था, 2 मंथ्स का था तो तब से मेरे पास था। तो अब बात यह है कि इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन उसको इजाज़त नहीं है कि वो अपने बायोलॉजिकल फादर के बारे में कोई नेगेटिव बात करे या कोई गलत अल्फाज उनके लिए यूज़ करे, क्योंकि जो भी है बाप तो है ना, चाहे ताल्लुक़ या इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन आपने उस रिश्ते की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि बाप जन्नत का दरवाज़ा, माँ के पैरों तले जन्नत। अब अगर कोई इंसान नहीं भी ताल्लुक़ रखता अपने बच्चे के साथ, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एज़ मदर्स, एज़ पेरेंट्स, एज़ फैमिली मेम्बर्स के बच्चों का जहन ख़राब ना करें। उस छोटी उम्र पे बच्चे जो है ना, वो बड़ी गलत चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। इसी तरह घरों में जब मर्द सारा दिन काम पे होता है, अब कल फैसल जैसे कि बच्चों के सोने से पहले, मतलब बच्चों के सोने के बाद घर आए, मैं बच्चों के सामने कहूँ तुम लोगों का तो बाप तुम लोग को टाइम ही नहीं देता, सारा दिन तो काम पे होता है, उनको तो तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है। एक बंदा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, रोज़ी रोटी कमा रहा है अपने बच्चों को बेहतर और एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, उसको मैं बुरा भला कह के बच्चों का जहन ख़राब करूं क्योंकि वो टाइम से घर नहीं पहुंचे, तो व्यूअर्स ये भी ज़्यादती है, क्योंकि कभी कभी मैं भी टाइम पे घर नहीं पहुंचती, कभी कभी मैं भी स्टक हो जाती हूँ काम पे। सो व्यूअर्स याद रखें ये चीज़, इसलिए मैंने स्पेशली पॉइंट आउट की है क्योंकि बाप को इज्जत देना अपनी जगह, इज्जत के बजाय लोग तो इतनी नेगेटिव बातें कर करके, भाई हम तो कोई बात कह देते हैं आते जाते, 1 दफ़ा कह दिया, 2 दफ़ा कह दिया, 3 दफ़ा कह दिया, हम ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि ये बातें जमा हो के एक बहुत नेगेटिव चीज़ बच्चे के जहन में बन जाती है। फिर बेटियाँ बेटे जब बाप की, देखे इन पर्सन आप इज़्ज़त कर भी लें, लेकिन दिल से अगर आप इज़्ज़त नहीं करते तो उस इज़्ज़त का क्या फ़ायदा। सो व्यूअर्स, माँ और बाप की रिस्पेक्ट और रिगार्ड का ख्याल रखना है, क्योंकि जब बच्चे अपने दोनों पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, और अगर बाप किसी तरह से गलत भी है तो उनके गलत कामों को अंडरस्टैंड करना, और अगर बच्चा पूछे तो उससे रिलेटेड गाइडेंस भी देना, लेकिन प्लीज़ बच्चों के जहनों को हमने पॉइजन नहीं करना, क्योंकि मैं उस पोजीशन में खुद भी रह चुकी हूँ और बड़ी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे को गुस्ताखी बाप से रिलेटेड या माँ से रिलेटेड नहीं करनी चाहिए, एंड एज अ सोसाइटी हमें इसको डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी, चलो बाप के लिए तो बुरी से बुरी, उस बच्चे के लिए बड़ी एक नेगेटिव चीज़ है। सो आगे बढ़ते हैं, ये बात आज मैंने ज़रूर करनी थी, और एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड हमने आज बात करनी है उसको भी टच अपॉन करेंगे, लेकिन जल्दी से शेफ़ कनीज़ फातिमा से भी हेलो हाय कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक, मैं भी ठीक हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे ये बताओ कि आज के टॉपिक के बारे में आप क्या कहोगे। देखो हम इस चीज़ की तो गारंटी दे नहीं सकते हैं बेटा कि आगे से जिस घर में हम पैदा हुए हैं उसमें फ़ादर ज़िंदगी में इन्वॉल्व है नहीं है, अखराजात पूरे करता है नहीं करता, वॉटेवर, लेकिन बच्चों को ये तो सिखा सकते हैं ना कि बड़े से रिलेटेड गुस्ताखी नहीं करनी, और अगर बड़ा कोई गलत काम कर भी रहा है और बच्चे देख भी रहे हैं तो उस बुरे काम को बुरा ज़रूर माने, लेकिन बड़े के साथ गुस्ताखी करना, अपने बच्चों को सिखाना, वो गलत बात है। गलत, मेरे ख्याल से गलत बात है। बिल्कुल ऑब्वियसली ये जिस इंसान के ऊपर बुरा गुजरा होता है, जैसे कि अगर एक औरत बड़े टफ टाइम से एक आदमी के साथ गुजरी होती है और उस बंदे ने उसको तंग किया होता है, टॉर्चर किया होता है, तो ऑब्वियसली दिल में आपके नेगेटिविटी आती है, लेकिन बच्चों के अंदर अगर वो नेगेटिविटी आ जाए ना तो बच्चे, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, आपका मर्द की जो वो कहता है ना ज़ात के ऊपर, मर्द ज़ात के ऊपर ही आपका एतबार उठ जाता है। ऐसा ही है। सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड बेटे? यही कहना चाहूँगी कि चलो अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, लाइक एज अ फादर या कुछ भी, बट वो है तो आपका फादर ना, उसके दिल से आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको इस तरह से मत अपने बदगुमान हो या बुरा भला कहें। वैसे भी अल्लाह ताला ने भी बाप का एक बहुत ज़्यादा अहम दर्जा दिया है, तो माँ की जिस तरह हम रिस्पेक्ट करते हैं वैसे ही बाप की भी ही करनी चाहिए। बिल्कुल। और बात यह कि व्यूअर्स, मैंने इसलिए बार बार कहा कि कभी कभी ऐसी कुछ नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ होती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस सिचुएशन में ये होता है, जैसे कि अगर कोई डूब रहा है और वो स्लिप होके पानी में या अपनी किसी गलती के वजह से पानी में गिरा,
आप उस वक्त उसको ये लेक्चर देंगे कि तुम पानी में गिर गए, तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम कितने गधे हो, या आप उस इंसान को पहले बचाएंगे फिर मामले की तरफ जाएंगे? सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को एक पॉजिटिव तरीके से हम रेज़ करें और फिर उससे रिलेटेड जो मामलात और मसाइल हैं उनको तरीके से हैंडल करें। सपोर्ट सिस्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं व्यूअर्स। खैर, ब्रेक के बाद अभी हमने किचन की तरफ भी जाना है, और जहां हमने किचन की तरफ जाना है वहां पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी पॉइंट आउट करनी है। एक तो डेथ एनिवर्सरी है बब्बू बराल साहब की। बब्बू बराल व्यूअर्स बड़ी ही प्यारी पर्सनैलिटी थे, मेरा उनके साथ एक बड़ा प्यारा ताल्लुक़ रहा और कुछ अर्सा उनके साथ मुझे काम करने का भी मौका मिला। एक कॉमेडी प्रोग्राम होता था, वो मैं होस्ट करती थी, और बब्बू जी एक बेहतरीन एक्टर, कॉमेडियन, थिएटर डायरेक्टर, प्ले राइट थे। उसके अलावा अगर मैं उनकी पैदाइश की बात करूँ तो 1964 में आप पैदा हुए, बहुत ही यंग एज पे आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपने बड़ा अरसा बीमारी में गुजारा और आपका असल नाम अयूब अख्तर था। फिर शर्तिया मिठे एक स्टेज ड्रामा था, उससे आपने बड़ी फेम हासिल की। एक्टिंग के अलावा स्टेज ड्रामे लिखे भी आपने, स्टेज के अलावा फिल्म और टीवी पे भी आपने अपने फ़न का लोहा मनवाया, और 16 अप्रैल 2011 को आप इस दुनिया से रुखसत हुए। तो दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। जो इंसान हम सब के चेहरों पे मुस्कुराहटें लेके आता था वो तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनको अच्छे अल्फाज में याद करना और उनके लिए दुआ करना हम सब का फ़र्ज़ है। और यहाँ पे ब्रेक में जाते जाते एक टीज़र दे दूँ कि आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के बारे में, जिसको लोग ये भी कहते हैं कि बीइंग ऑन द स्पेक्ट्रम। उससे रिलेटेड बात तो करेंगे, लेकिन जिन लोगों के बच्चे ऑटिस्टिक हैं या जिनको पता चला है कि उनके बच्चे ऑन द स्पेक्ट्रम हैं, ऑटिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कल ही मैं किसी से बात करी थी तो उन्होंने कहा हाँ जी आप ही, मेरा बेटा तो बोलता ही नहीं है, और मतलब चलता फिरता बाकी सब कुछ करता है लेकिन बोलता ही नहीं है, यानी कि नॉन वर्बल है, और डॉक्टर कह रहा है कि इसको शायद ऑटिज़म है। तो व्यूअर्स, ऑटिज़म सिर्फ अमीरों की बीमारी नहीं है, ऑटिज़म एक ऐसी न्यूरो डाइवर्जेंट सिचुएशन है जिसमें कोई भी यंग बच्चा मुब्तला हो सकता है। सो उसको हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, और आपको कुछ ऐसे बच्चों से भी हम मिलाएंगे जो हाईली फंक्शनल हैं और अपनी ज़िंदगियों को बड़े अच्छे अंदाज में आगे लेके चल रहे हैं। तो वो जो माँ बाप घबरा जाते हैं कि बच्चा ऑटिस्टिक है, अब हमारे बच्चे का क्या होगा, तो हम इन बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करके बड़ी भरपूर ज़िंदगियाँ जीने की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इस पे भी आज बात करेंगे। आज का प्रोग्राम वो सब लोग जो परेशान हैं ऑटिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिनको समझ नहीं आ रही, या जो मतलब कंसर्न्ड है इससे रिलेटेड, आज आपके लिए ये प्रोग्राम हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है। तो ब्रेक के बाद किचन में मिलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आ गए हैं हम किचन के अंदर, और एज यूजुअल मीठा। आपको आजकल क्या हुआ है, बड़े मीठे खा रही हैं आप। मिठास खिला रहे हैं। इतनी भी मिठास ना पिलाओ तो मतलब एक्सपेंसेस देखो, खर्चे देखो। ये मुझे बता दो कि ये अफोर्डेबल मीठा बनवा रही हो? बहुत अफोर्डेबल है। क्योंकि मसला पता है क्या है, आजकल अगर आप देखें व्यूअर्स, तो आप ऑनलाइन जो खाने की फूड सर्विसेज हैं, कभी उनको फ़ोन करके पूछें कि जी आपकी इस वक्त सेल्स कहाँ पहुंची हुई हैं। जो चीज़ पहले, जो कंपनी जो पहले 100 रुपया कमा रही थी वो अब 50 पे आ गई है, क्योंकि खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली व्यूअर्स, आपको भी पता है मेरा बच्चा, जो हालात हुए हैं वो पूरी दुनिया के अंदर है, तो पूरी दुनिया जो है वो अपने आप को टाइटन कर रही है। तो सबसे पहले किन चीज़ों को लोग करते हैं, खाने पीने की, आपकी बिजली वगैरह की। तो प्लीज़ व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आई नो लोड शेडिंग हो रही है और वो करनी पड़ रही है। अगेन, ये फ्यूल प्राइसेस का सिर्फ मामला नहीं है, सारा कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है। तो अगर बिजली जा रही है तो बेसिकली एनर्जी को सेव करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कल मैं घर आई हूँ काम से कोई 4 बजे के करीब। आप सोचो कनीज़ में एंटर हुई हूँ इनटू द हाउस, तो मैंने देखा कि फैसल की स्टडी में ना दरवाज़ा बंद था और नीचे से मुझे लाइट आ रही थी, बट लाइट पीली रंग की आ रही थी, नॉर्मल वाली जो सनलाइट। खोला मैंने तो फैसल की स्टडी के अंदर 4 डिफरेंट लाइटें जली हुई थी। अब बात यह है कि दोपहर को 4 बजे 4 बत्तियां क्यों ऑन है फैसल के कमरे में, जब विंडो हमने ओपन की होती है और अच्छी खासी लाइट, इतनी बड़ी वो खिड़की है, तो जब आप उसके ब्लाइंड, उसकी चिक्कियां हम उठा देते हैं तो अच्छी खासी लाइट है, तो वो भी जल रही है और 4 लाइटें। अब वो 4 लाइटें कब की, वो आप ही जब सफाई कर रहे थे, बेटा सफाई कब कर रहे थे?
11-12 बजे, यानी कि 4 घंटे 4 बत्तियां ऐवें ही जल रही थी। सो हमें ख्याल करना है छोटी छोटी चीज़ें करके। सो यस ऑफ कोर्स बंदे का मीठा खाने का दिल चाहता है, बेकरियों से ना जाके खरीदें, घर पे बना ले, ज़्यादा भी बन जाएगा जी और सस्ता भी बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जितने में एक आप डिज़र्ट का इतना सा वो प्लेट 1500, 2000, 4-4 हज़ार रुपए की एक डिज़र्ट आजकल आ रही है, इतनी सी एक बंदे की। तो 1000 रुपए में आप सिंगल सर्विस कर एक लो पूरी आप, नहीं, 1000 रुपए में तो आप अपने घरों में आराम से पूरी फैमिली के लिए एक सर्विंग बना सकते हैं। ऐसे ही है ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, तो हम क्या बना रहे आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट टर्किश 3 मिल केक। हैं? की होंगे इंस्टेंट इंस्टेंट टर्किश टर्किश 3 मिल केक। 3 मिल्क केक। इंस्टेंट मतलब बहुत जल्दी बनने वाला है, ठीक है। और आगे टर्किश 3 मिल केक। 3 मिल केक ऑब्वियसली सबने ही खाया होगा आजकल। मिल्क केक तो खैर सारे ही बड़े अरसे से एंजॉय कर रहे हैं। अब उसमें आप वेरिएशंस बहुत सी डाल सकते हैं व्यूअर्स। हम आज आपको वो सिंपल बनाना सिखाएंगे। सिंपल बनाना आप इसको लोटस स्टाइल भी बना सकते हैं, Chocolate वो जो style में। आपने, और वो आपको एक्चुअली लोटस वाले बिस्किट लेने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 पाकिस्तानी ब्रांड्स ऐसी हैं जो बड़े अच्छे बिस्किट्स बनाती हैं सस्ते, बिल्कुल, उसी फ्लेवरिंग में, और वो बहुत अच्छा फ्लेवर है। और वो बड़ा अच्छा फ्लेवर मैंने है। तो खाया आप बहुत सी उसके अंदर वेरिएशंस, आजकल स्ट्रॉबेरीज मार्केट में है, आप मतलब जितनी भी दे रहे हैं, आप बीच में स्ट्रॉबेरीज का एक लेयर डाल दें, बनाना मिल्क केक बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी मिल्क आगे केक, मैंगो आ जाना, मैंगो मिल्क केक बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। सो वेरिएशंस बहुत सी हैं, और फ्रूट डाल देते तो वैसे ही उस चीज़ की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही है। अच्छा, तो मुझे बता दे मैंने क्या करना है। आपने सिर्फ कैरमल बनाना है। अच्छा ठीक है, और वो That's it. कैरमल मैंने कैसे बनाना है? एक तो पानी वाला कैरमल होता है, एक प्लेन आपने उसको वो किया। पानी वाला नहीं, हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे, ठीक है। तो आपने चीनी ऐड कर देनी है। ठीक है, चीनी है ये 1 कप। ठीक है, फ्लेम ऑन कर लेते हैं। और मैं ज़रा नमक भी, क्योंकि जब आप कैरमल बनाएं उसमें थोड़ा सा व्यूअर सॉल्ट की एक चुटकी ज़रूर डालें, हाँ, ताकि वो बैलेंस हो जाए। बैलेंस हो जाए, वरना वो बहुत ज़्यादा जो है ना मीठा। मीठा हो जाता है। अच्छा, आई वांट टू टेक अ वुडन स्पून फॉर दिस, और ये हमने चीनी डाल दी। अब बेसिकली कैरमल बनाने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि चीनी विदाउट पानी, एक कतरा पानी डाले बगैर भी आपने और इसमें आपने पैन, उसको टच भी नहीं करना, बार बार चम्मच नहीं मारना कि ये पिघल क्यों नहीं रही, पिघल क्यों नहीं रही। उसको जब वो जब- प्रॉपर्ली हीट मिलेगी वो हाँ। ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, और जब वो मेल्ट हो जाएगी तो मेल्ट होने के बाद जब साइडें ब्राउन होंगी तो आपने 1-2 दफ़ा चम्मच ज़रूर मारना है, चम्मच या मार उसको लेना। मूव अराउंड करना है ताकि साइडें और वो एक कलर हो जाए। जब आपको इस कलर के ब्राउन की तरफ चला जाएगा ना, उस स्टेज पे आपने थोड़ा सा उसमें दूध ऐड करके फिर उसमें आपने क्रीम बटर ऐड कर देना है। हाँ सॉरी, पहले बटर डाला, बटर डाला। बटर दे दो मुझे। हाँ, पहले हम इसमें बटर डालेंगे, बटर के बाद हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, और एक चुटकी में इसके अंदर नमक भी डालूंगी। आपकी चॉइस है आपने डालना है कि नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सी सॉल्ट डाल दें। और अगर सॉल्टेड कैरमल बनाना चाह रहे हैं तो या अपना बटर आप सॉल्टेड कर लें, या बीच में आप नमक डाल लें। बिल्कुल। सो ये इसका हम एक मिक्सचर बनाएंगे मिल्क का, जो 3 मिल्क बनेगा, जिस तरह के एक फुल क्रीम मिल्क। पहले इंग्रेडिएंट्स मेरी जान बता दो, फिर हम इनको Okay. तरीका भी बता देते सो हैं। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। टर्किश 3 मिल्क केक, सादा केक 2 अदद, विपिंग क्रीम 1 पैकेट, कंडेंस्ड मिल्क 5 से 6 अदद, दूध आधा लीटर, वनीला एसेंस हस्बे ज़रूरत। कैरमल के लिए चीनी आधा कप, मक्खन 1 खाने का चम्मच, क्रीम 2 खाने के चम्मच, दूध 1/4 कप, पानी हस्बे ज़रूरत। और यहाँ पे ये ज़रूर आपको व्यूअर्स मैं बताना चाहूँगी कि कैरमल बनाना दुनिया का आसान तरीन काम है, और आप पहले से बना के भी एक रख बोतल सकते में हैं। या किसी जार में रख सकते हैं। बिल्कुल। बट रिमेंबर प्योर शुगर है, इसलिए उसकी यूज़ ज़रा कम करें। कम करें। अच्छा, सो ये है फुल क्रीम मिल्क, मिल्क नंबर 1। तो ये इसमें मैंने ये तो इसमें डालना था। नहीं, मैंने सिर्फ 2 चम्मच लेना। अच्छा बस ठीक है, मेरा ना सारा ले लें, मुझे तो अपनी टेंशन हो रही है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ ये 2 चम्मच हमने लिए है क्रीम, और इसको आपने अच्छे से विस्क कर लेना है। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। ये इसके नाम को जस्टिफाई कर रहा है। 3 मिल्क केक, फुल क्रीम मिल्क, क्रीम एंड कंडेंस्ड मिल्क। अच्छे से आपने विस्क कर लेना है ताकि जो क्रीम और दूध है वो बिल्कुल अच्छे से एक जान हो जाए। और यक जान, हाँ, यक एक जान वड्डी ताड़ी, क्या मैं बोली तुम्हें? यक एक जान। जान, यक जान एक जान। किसकी एक जान? मेरी एक जान या आपकी एक जान? अच्छा जी, अच्छा जी, ये है 2 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क। आपने इसको बिल्कुल अपने मीठे के हिसाब से एडजस्ट करना है, क्योंकि जो कैरमल है ऑब्वियसली वो भी मीठा है, केक भी मीठा है, तो आप उसको चेक कर लें। ये देखिए कैरमल भी अब
ऑलमोस्ट डन है। सिर्फ मैं उसकी जो शुगर है उसको डिज़ोल्व कर रही हूँ, और जैसे ही वो ज़रा सी और डिज़ोल्व हो जाएगी, सॉल्ट की मैंने उसमें 1-2 चुटकियाँ डाली, ये देखें हो गया। अब हाँ जी, इसके अब इसके अंदर ये अंदर- अब ये व्यूअर्स तेज़ होने वाला काम है, ये देखें। जल्दी जल्दी बटर डाल देना है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो आपकी चीनी है वो जल सकती है। बिल्कुल। और यहाँ पे आपने, अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं स्टेज पे चूल्हा बंद कर देती हूँ, बिकॉज आपको ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखें साथ क्योंकि अब साथ सिर्फ मिक्सिंग वाला ही काम है। ये देखें कितना मज़े का और डिलिशियस कैरमल तैयार हो गया। और आप कलर देखें, और आप क्रीम डालेंगे तो उससे होता ये है कि थिकनेस तो उसकी बनती है, लेकिन उससे एक और आपको बेनिफिट होता है कि वो इतना क्रीमी हो जाता है कि वो फिर वो नहीं हो जाता, वो जिसको हम कहते हैं कि थिक बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब Thick कहते हैं ना कि बहुत मतलब वो ज़्यादा। होता उसका है कि टेक्सचर ज़रा लिक्विड ही होता है, हाँ। और वो अपनी पोजीशन पे बिल्कुल सेट नहीं होता, क्योंकि जो चीनी है ठंडी होके वो बिल्कुल इस तरह अकड़ जाती है। बिल्कुल। ये देखें व्यूअर्स, ये आपका मैंने कैरमल कैरमल, बिल्कुल रेडी हो गया। अच्छा इसके अंदर भी अब मैं डाल दूँ उस पैन के अंदर, इसके लिए ये नहीं, हाँ इसके अंदर आप डाल दें, ठीक है। तो आपने इसको फिर उसके अंदर कंबाइन करना है हाँ जी, या combine- इसको साथ नहीं, सर्व उस- करना है? साथ सर्व नहीं करना, इसके ऊपर हम अच्छे से असेंबल करेंगे, ये हमारी बिल्कुल लास्ट लेयर होगी। अच्छा तो आप डालेंगी इसी के अंदर से इसी उसको? के अंदर ही डालूंगी। ठीक है। अच्छा, अब अब ये assembling- देख लो, इस पे थोड़ा सा मिल्क डालना है आपने। आई गेस ओके है ये। अगर आपको लग रहा है आपने और रनी करना है तो आप इस पॉइंट पे मिल्क डाल लें। ठीक है, या क्रीम और डाल लें। आप ये देखिए व्यूअर्स, ये एक पूरी छोटी जार आपकी कैरमल की तैयार हो गई है। अगर आप छोटी साफ किसी जार के अंदर इसको डाल लेते हैं तो किसी ये बॉटल के अंदर, जिस तरह की वो केचप वाली बॉटल्स होती हैं, उसके ऊपर आप मीठे पे ड्रिजल करें, आइसक्रीम पे करें, जो भी आप घर में अपने लिए मीठा बना रहे हैं उसके ऊपर आप अच्छे से ड्रिजल कर सकते हैं। ये देखें viewers, ये कैरमल सॉस। मुझे बताएं, दुनिया का आसान तरीन काम, कितनी महंगी महंगी चीज़ें हम जाके लेते हैं मार्केट में। अच्छा अब इसकी अब असेंबली, इसके हम असेंबलिंग करेंगे। और ये हमारे 3 मिल्क केक का वो मिल्क है, मिल्क है जिसमें हमारा कंडेंस मिल्क है, क्रीम है और दूध है, और 3 किस्म के दूध बेसिकली इसमें डालते हैं, इसलिए इसको हम Three क्रीम। milk इसमें cake कहते इस हैं। स्टेज पे आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। ये क्या हमने रखा हुआ है, वनीला एसेंस ही है ये। डाल दूं इसमें? हाँ जी, डाल दें। ठीक है, आपने वनीला एसेंस भी डाल दी और यू आर गुड। अच्छा ज़ाफ़रान के अगर कुछ पत्ते डाल दें तो सैफरॉन आपका 3 मिल्क केक बन जाता है। इट जस्ट डिपेंड्स, राइट? आप केक का स्पॉन्ज घर में भी बना सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं। बेसिकली इसका नाम है इंस्टेंट 3 मिल्क, तो आपके पास जो भी थोड़ा स्पॉन्ज सा मैं इसमें अवेलेबल condensed है। milk और डाल रही हूँ, ठीक है। बिकॉज वो मिठास उसमें मुझे थोड़ी, ये डाल दूँ ना पूरा ही, हाँ जी, डाल दें। थोड़ी सी मुझे उसमें। और जो विपिंग क्रीम है उसको आप विप करके रख लें। विप करने से पहले आप उसको 5 घंटे या ओवरनाइट उसको अच्छे से चिल करें, फिर आपकी जो विप क्रीम है वो अच्छे से विप होगी। अदरवाइज उसका जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा रनी रहेगा। परफेक्ट, ये हमारा हो गया। अब हम थोड़ा सा, हाँ नाउ इट्स मीठा है लेकिन इतना मीठा नहीं है कि डाल दूँ। हाँ जी, डाल दें। अब पॉइंट ये है कि मिल्क यानी कि इसको हमने सोख करना है इसके अंदर। सिर्फ आपने इतना नहीं डालना जिस तरह लोग अक्सर ट्राइफल के लिए हल्का सा वेट करते हैं। ये प्रॉपर सोक होना चाहिए ताकि जब आप इसकी बाइट लें आपके मुंह में मिल्क आए। बस बस। ये हमारे व्यूअर्स के देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? अगर आप इसको टाइम है आपके पास तो अगर आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें ताकि ये प्रॉपरली सोक हो, फिर आप इसकी मज़ीद असेंबलिंग करें, इस पर विपिंग क्रीम कर लें, और चॉकलेट डालना चाहते हैं चॉकलेट डाल लें लास्ट में। लेकिन हमने कैरमल बनाया क्योंकि हमारा ये प्लेन 3 मिल्क केक है, तो हम ऊपर लास्ट पे वो डालेंगे। इसके अलावा आप पिस्ताशियो 3 मिल्क केक भी बना सकते हैं। हाँ, पिस्ते भी आप ऊपर से चॉप करके डाल सकते हैं। ये देखें ना, अभी हमने डाल दिया, हम ना इसको सोक होने देते सोक हैं। होने देखिए देंगे। फाइनल लुक उसकी फिर उसी तरह निकलेगी। क्योंकि जो मेन रेसिपी थी वो आपको बता दिया, कैरमल भी बन गया, क्रीम विप हुई हुई है, और जो केक है उसको भी सोक कर दिया, और जो 3 मिल्क है उनको भी अच्छे से कंबाइन करके हमने सोक कर दिया। अभी जाएगा रेफ्रिजरेटर में, कोई 20 से 25 मिनट के लिए रख लें, वेल एंड गुड। और उसको आप टॉपिंग कर लें, या कोई नट्स डालना चाहते हैं या जो भी, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम MPMYP की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो यूथ को एम्पावर करने के लिए बनाया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम है क्या, और इसमें क्या क्या चीज़ें
इन्वॉल्व है और इंक्लूडेड है, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपको पता है कि मैंने ये अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया है कि आप लोगों को वो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखानी हैं जो हमारे मुल्क में हो रही हैं। जहां मीडिया में हर बंदे ने अपना ज़िंदगी का मिशन बना लिया है कि हम कोई ऐसी चीज़ करके वायरल हो जाएं जिससे हमारी रेटिंग बढ़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन प्रॉब्लम्स और इन मसाइल से एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क बाहर हैं। हम चाहते हैं कि हम ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो, लेकिन नॉलेज से ज़्यादा अगर आप कोई भी चीज़ ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं और अब स्टक फील कर रहे हैं तो ये देखें कि स्टेट आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी पॉपुलेशन व्यूअर्स हमारे मुल्क में इस वक्त यूथ की है, और मैं माशाल्लाह इसलिए कहूँगी क्योंकि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बुज़ुर्गों की तादाद 70-80% पे पहुँची हुई है और यूथ और यंग लोग जो हैं वो आ ही नहीं रहे। तो हम बड़े खुशकिस्मत एक तरह से हैं कि हमारे पास ये यूथ का इतना बड़ा एक अमाउंट है जो आगे बढ़ने वाला है, 60-70% पॉपुलेशन। लेकिन मिसगाइडेड मिसाइल की तरह हमने यूथ को आगे नहीं जाने देना। हमारी करंट गवर्नमेंट ने, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने सिर्फ यूथ को एंगेज नहीं किया कि हम बड़े अच्छे लोग हैं, आप हमारी सपोर्ट करें। उन्होंने यूथ को इतने ब्रिलियंट अंदाज में एंगेज किया कि भाई अगर 60-70% अवाम है यूथ, तो नौकरियाँ कितनी है बाहर मार्केट में व्यूअर्स, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस कितने हैं, और अगर तालीम हासिल करनी भी है तो उसके पैसे और ये सारी चीज़ें, जितने ज़्यादा एजुकेटेड और अकम्पलिश लोग बाहर निकलेंगे उतनी हमारी इकॉनमी बेहतर होगी। सो प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम PMYP गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक ब्रिलियंट फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो यूथ को एम्पावर करने के लिए स्पेशली बनाया गया है, अगेन इस यूथ बल्ज को हैंडल करने के लिए। और इसका मकसद तालीम, रोज़गार, स्किल्स डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए नौजवानों को बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करना और उनको जो वो करना चाहते हैं उसमें प्रॉपर सपोर्ट देना है। आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन द यूथ प्रोग्राम, रिजवान अनवर। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। Assalamu alaikum. I'm glad youth is sitting to represent youth. This is an honor, and Prime Minister Youth Program is a vision of the Prime Minister शहबाज शरीफ साहब का। एक जिस तरह हमेशा से यूथ डेवलपमेंट का एक विजन है, पाकिस्तान की यूथ को वो डेवलप करना चाहते हैं, तो ये उन्हीं के एक प्रोग्राम है जिसमें हमारी जो यूथ है, जिसका भी आपने जिक्र किया, यूथ बल जो तकरीबन 70% के करीब हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है, तो उसको एक गाइडेड वे में, एक समझ लें मेंटोर्ड वे में सपोर्ट प्रोवाइड की जाए और उस यूथ को दुनिया में पाकिस्तान की बेहतरीन यूथ जो है वो प्रेजेंट किया जाए, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम काम करता है। और व्यूअर्स एक बात याद रखिएगा, देखिए जब हम लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं ना किसी भी चीज़ की, जब यंग होते हैं तो बड़ी एक एक्साइटमेंट होती है, ये करना है वो करना है, और फिर जब वो चीज़ें नहीं हो पाती, जैसे कि तालीम हासिल करनी है, नंबर भी अच्छे हैं, दाखला भी हो गया है, लेकिन फ़ीस के पैसे नहीं हैं, तो ऐसा यंग बंदा फिर क्या करेगा? डिसहार्ट होगा, नेगेटिव एक्टिविटीज़ में पड़ेगा, नेचुरल सी बात है, और क्या करेगा? या डिप्रेशन में चला जाएगा। अगर हमने अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो यूथ को एंगेज करना एक बहुत ही सेंसिबल और इंटेलिजेंट डिसीजन है। और इसका अगर मोटिव ये है कि हमने अपने यूथ को, देखे कायद आज़म का क्या ख्वाब था, हमारे कायद ने भी क्या गाइडेंस दी, अगर हम ये कहें कि हमारे कायद के ख्वाब को पूरा करने के लिए मियाँ साहब एफर्ट्स करें तो ये बात गलत नहीं होगी। क्योंकि हमारे कायद क्या कहते थे जब पाकिस्तान बन रहा था, तो वो यूथ को कहते थे कि अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, तालीम हासिल करो और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज हो, जो उन्होंने स्पीचेस भी यूथ को दी, और ये कहा कि भाई जाओ और अपनी तालीम की जगहों पे जाओ, तालीम हासिल करो, अपने अंदर शऊर पैदा करो, अपने आप को ग्रूम करो और फिर काम करो ताकि हम अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकें। रोडों पे निकलना अपनी जगह है, लेकिन रोडों पे निकलने का फ़ायदा क्या अगर खाने के लिए कुछ नहीं है, सर पे छत नहीं है और आप अपनी ज़िंदगी को एक डिसेंट तरीके से आगे लेके नहीं आगे बढ़ सकते। सो रिजवान भाई, मुझे ये बताओ कि इसको बनाने का रीज़न क्या था? देखिए, सबसे पहले जैसे आपने, आपके सवाल में ही आपका जवाब है, आपने पहले कहा कि यूथ को एक गाइडेड मिसाइल की तरह जो है वो हमने करना है।
देखिए पाकिस्तान में 70% यूथ है, अगर इसकी एनर्जीज़ को चैनलाइज नहीं किया जाएगा तो ये यूथ के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। यही यूथ सड़कों पे निकलेगी, यही यूथ जो है उसके पास नौकरियां नहीं होंगी, इसी यूथ के पास बेहतर तालीम के मौके नहीं होंगे। भाई रिजवान, मैं खुद 20 साल के बच्चे की माँ हूँ, मुझे पता है कि मुझे हमजा अल्लाह का शुक्र है कि अफोर्ड करते हैं, लेकिन अब वो बाहर तालीम हासिल कर रहा है कनाडा में, उसका दाखला तो हो गया और अल्लाह का करम है कि जैसे तैसे भी हम मियाँ बीवी मिलजुल के रुपयों में कमा कर डॉलरों में पे कर रहे हैं। लेकिन अब यही बच्चा अगर मेरिट पे और बड़े अच्छे ग्रेड्स पे इसका दाखला होता और अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे कि सर्टिफाइड वटेवर, तो मैं उसके लिए पढ़ाई के लिए भी अप्लाई कर सकती थी। बिल्कुल कर जो माएँ आजकल मजबूर घूम रही हैं कि हाय मेरा बच्चा इतना लायक है, हम अफोर्ड नहीं करते, उन्हीं के लिए तो ये क्रिएट किया गया। बिल्कुल ऐसे। इसमें सबसे अच्छी मिसाल पैफ की है, जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड स्टार्ट किया गया। अब वो एंडोमेंट फ़ंड जो है वो पाकिस्तान एंडोमेंट फ़ंड बन गया है, जो कि पूरे पाकिस्तान की यूथ के लिए अवेलेबल है। और एक और चीज़ बड़ी मज़े की, लेकिन एक बात याद करो, लैपटॉप, जी बिल्कुल, लैपटॉप स्कीम से कहानियां शुरू हुई। आपको ऐसे। याद है, खैर आपको तो नहीं याद होगा, यू मस्ट हैव बीन वेरी यंग देन, बट आई रिमेंबर कि जब वो लैपटॉप स्कीम भी स्टार्ट हुई थी और मैं उस वक्त एक प्राइवेट चैनल पे थी, उधर से स्पेशल परमिशन लेके मैं मियाँ शहबाज शरीफ के पास गई और उनके साथ और फिर उन बच्चों के साथ भी प्रोग्राम किया। ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स अगो जब ये चीज़ शुरू हुई, मैंने कहा यार कितनी अमेजिंग बात है, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, लेकिन जो फीसें नहीं अफोर्ड करते वो लैपटॉप कैसे लेंगे। वो लैपटॉप्स, फिर उसके साथ साथ मतलब पढ़ाई के लिए मौके क्रिएट करना, फिर बिजनेस लोन्स देना, फिर जिन्होंने बिजनेस करना है पैसे भी नहीं है और स्किल्स भी नहीं है उनको वो भी देना। कहाँ दुनिया में हम ऐसा होते हुए देखते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जब आपने बात की कि 15 साल अमेरिका पहले में आपने भी इसके ऊपर ऐसा प्रोग्राम सिस्टम नहीं किया, है। तो एक अच्छा लीडर वो होता है जो दूर की सोचे। तो 2011 में जब लैपटॉप स्कीम स्टार्ट हुई और आज तक 2026 तक तकरीबन 2 मिलियन के करीब जो लैपटॉप हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। और इस प्रोग्राम को बहुत सारे लोगों ने, जी इस साल तकरीबन 1 लाख के करीब जो लैपटॉप हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बल्कि 70% से हो भी चुके हैं। अब व्यूअर्स आप देखें कि 1 लाख बच्चों के फ्यूचर को मियाँ साहब ने सिक्योर कर दिया। और ये सबसे मजे की बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आपने कहा कि इसी लैपटॉप के ऊपर बातें होना शुरू हो गई, इसी लैपटॉप पे तालीम हासिल करके फिर इसी लैपटॉप पे वही बच्चा अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी बताना चाहता हूँ। 2020 में जब कोविड आया तो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ऑनलाइन हम शॉपिंग भी कर सकते हैं, हम ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। तो पाकिस्तान की फ्रीलांस इंडस्ट्री जो किसी नंबर्स में नहीं थी, आज पाकिस्तान तकरीबन तीसरी बड़ी फ्रीलांस इंडस्ट्री है, चौथे से तीसरे पे हम आ रहे हैं विद इन 4 ईयर्स। और ये लास्ट ईयर 2025 दिसंबर की जो रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की, उसके मुताबिक पाकिस्तान में फ्रीलांस एंड ई कॉमर्स इंडस्ट्री में 90% इजाफा हुआ है, जो कि पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए भी फ़ायदा है, जिनके लिए जॉब्स नहीं मिल रही वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। और पाकिस्तान की इकॉनमी में इतना बड़ा इसका एडिशन है कि अब हम जो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रेमिटेंसेस आ रही हैं, फॉरेन अर्निंग्स आ रही हैं, तो हमारी ये जो यूथ है अब ये मिसगाइडेड नहीं है, अब ये गाइडेड यूथ है। और ये गाइडेड यूथ उन्हीं लैपटॉप्स के ऊपर काम कर रही है जो शहबाज शरीफ साहब ने इनको प्रोवाइड किया मेरिट के ऊपर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं वन बाय वन, मुझे ज़रा सा ना टीजर्स दे दें कि ये चीज़ें हैं जिसमें लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ हम डिटेल में कवर कर नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट और हमारे बच्चों के लिए सबसे यूज़फुल चीज़ है, वैसे तो अगर आपके सारे प्रोग्राम्स को किसी ने जाके देखना हो या अंडरस्टैंड करना हो तो कोई वेबसाइट या कुछ आप हमारे जी बिल्कुल। सबसे पहले तो pmyp.gov.pk है, उसके अलावा डिजिटल यूथ हब है। डिजिटल यूथ हब एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन AI सिस्टम के साथ इंटीग्रेट है, जहाँ पे यंगस्टर्स अपनी प्रोफाइल डेवलप करते हैं। उनकी प्रोफाइल के रेलिवेंट जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो तमाम अपॉर्चुनिटी आपकी मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पे आपको मिलती हैं। अच्छा, मुझे ज़रा बताइए, मैं ज़रा इसकी ऐप को ज़रा ढूंढूं जाके ऑनलाइन। आप डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करें, उसको डिजिटल यूथ हब DYH के नाम से इसका लोगो होगा, DYH, ठीक है। डिजिटल यूथ हब लिखेंगे आप, iOS पे भी है और प्ले स्टोर पे भी है, आप उसको ये देखें ना, डिजिटल यूथ हब यहाँ पे है। और बाय द वे 3,500 के से ज़्यादा इसके रिव्यूज़ भी हैं, जी बिल्कुल। तो आप जाके रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। 1 मिलियन प्लस इसके ऑलरेडी डाउनलोड्स व्यूअर्स हो चुके हैं। और आप ये देखें कि इतनी बड़ी भी नहीं है, 8.1 MB की, तो आपका डेटा भी उस तरह से नहीं में होता। ये जो है, मैं इसका वेब वर्जन भी मौजूद है और इसका जो है ये अगर आप हमारे, यही है ना जी बिल्कुल, ये देखो व्यूअर्स,
ये आप देख लें। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि व्यूअर्स डाउनलोड कर रहे हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ये देखें ना, ये दिखाइए डिजिटल यूथ हब, ये देखें, ठीक है, ये वाली ऐप है, आप इसको डाउनलोड करें, आपको खुद ही समझ आ जाएंगी इंस्ट्रक्शंस। और अगर आपने वेबसाइट पे जाना है तो वो भी उन्होंने सर ने बिल्कुल ऐसा। बता अभी इसके अंदर अगर हम इसकी बात करें डिजिटल यूथ हब की, तो ये इस खित्ते में एटलीस्ट ये पहली एक ऐसी काविश है जिसको हम डिजिटल इंटीग्रेशन कहते हैं यूथ के लिए, कि जिसमें यूथ के लिए तमाम, क्योंकि आज यूथ के पास टाइम की कमी है, यूथ बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी है, तो हमने ऐसी एक एप्लीकेशन डेवलप कर दी कि यूथ की मोबाइल स्क्रीन पे, उसके पाम पे उसको तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिले। तो अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ द राना मशहूद अहमद खान साहब, प्रोग्राम जो है वो 4 E's के ऊपर काम कर रहा है। एंड दीज 4 E's इंक्लूड एजुकेशन, एंगेजमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आ जाता है, जिसमें नैफटेक के अंडर तकरीबन हर साल 1 लाख के करीब लोगों को स्किल दी जा रही हैं, और ये स्किल्स जो हैं ये मार्केट रेडी स्किल्स हैं। इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी, और ये भी ज़रूर बता दूं अगर आप इजाज़त दें कि एक तो उनको स्किल्स दी जाती हैं और ट्रेन किया जाता है, और फिर बाहर के मुल्कों में प्लेसमेंट्स भी की जाती हैं डिपेंडिंग ऑन उनके स्किल सेट के मुताबिक। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी को प्लम्बिंग की ट्रेनिंग दी है, प्लम्बिंग का काम सीखे, अब आप लोग हंस रहे होंगे कि प्लम्बर क्या, व्यूअर्स बाहर के मुल्क में अमेरिका कनाडा में कभी किसी प्लम्बर का घर अपना जाके देखें, 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन के घरों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लम्बिंग के चार्जेस, सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो इन चीज़ों को जब स्ट्रीमलाइन, तो जो लोग इलीगल तरीके से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, तो अब वो एक स्ट्रीमलाइन तरीके से जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि शिप्स पे बैठ के जो लोग गए, मर गए, कितने कितने नुकसान हुए जस्ट बिकॉज हाई किसी तरह बाहर जाके काम करने। तो अब तो एक ऐसे प्रोग्राम्स आप लोगों ने क्रिएट किए कि लोग जा सकते हैं इसमें बाइज्जत अंदाज में। जी, आपने बात की सिर्फ प्लम्बर की, इसमें स्टील फिक्सर्स हैं, इसमें वैसे बता वेल्डर्स रही हैं, हूँ, और एक कारपेंटर। हाँ जी मज़े की बात बताएं कि इसमें डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो लेटेस्ट कोर्सेज जैसे AI है, डिजिटल फोरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग है, तो इन कोर्सेज़ को ना सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट यूथ के लिए ऑफ़र किया जाता है, बल्कि उसकी जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जिसकी कॉस्ट तकरीबन $400 के करीब होती है, वो भी प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पे की जाती है, ताकि बाकायदा तौर पे हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो उससे बेनिफिट हो सकें। जैसे आपने बात की बाहर जाएं, तो जब बाहर कोई पाकिस्तान का जाके नाम ले तो उनको पता चले कि पाकिस्तान से एक बेहतरीन रिसोर्स काम करने के लिए आया है। लेकिन ऐसे भी तो यंग लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती, तो क्या उनको गाइड करने के लिए कोई काउंसलर, जैसे कि अगर कोई आपको अप्रोच करता है और कहता है सर मैं कुछ करना चाहता हूँ रिजवान भाई, मुझे समझ नहीं आ रही, तो मुझे प्लीज़, तो क्या उस लेवल की गाइडेंस भी देते हैं? जी बिल्कुल, हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हमने यूथ एंगेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल सब के ओपन है और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं। आप हमें मैसेज करते हैं, स्टूडेंट्स कोई मसला होता है, कोई इशू होता है, जैसे भी लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों की क्यूरीज थी, हमने वो भी रिजॉल्व की सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा, लोग ये गिला का, मैं कुछ गिले आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने सुने हैं लोगों के, जिनको मैंने तो काउंटर किया ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन मैं चाहूँगी कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ना, जो जिनका है काम वही बताएं ऑथेंटिकली। लोग ये गिला करते हैं कि ये चीज़ें जो है ना लाहौर, कराची, इस्लामाबाद टाइप लोगों को फ़ायदा होता है, जो हमारी गांव देहातों में अवाम रहती है उनको फ़ायदा नहीं होता। तो इस सवाल का जवाब दें। अब मैं आपसे वो चीज़ें पूछूंगी जो अवाम कहती है, उसके जवाब। जी बिल्कुल, आप पूछें, आपका हक है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के लिए ही एक्टिविटीज़ है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम पाकिस्तान के हर शहरी के लिए है, हर शहर के लिए है, हर ज़िले के लिए, हर तहसील के लिए है, विदाउट किसी रिलीजन बाउंड्री या रीजन बाउंड्री या किसी आप समझ लें कि कास्ट बाउंड्री के बगैर है। ये आप कहीं से भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डिजिटल यूथ हब है तो उसमें आपको ये नज़र नहीं आएगा कि इसके जो सब्सक्राइबर हैं वो लाहौर के हैं या कराची के हैं या इस्लामाबाद के हैं, वो पाकिस्तान के किसी भी शहर से हो सकते हैं, पाकिस्तान के किसी भी ज़िले से हो सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ तमाम लोगों के लिए मौजूद हैं। फिर जैसे आपने कहा कि देहातों में शायद अपॉर्चुनिटीज़, देहातों में सबसे ज़्यादा हम जो एक्चुअली रिस्पांस सबसे बेहतरीन गांव देहात से ही आ रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स लाहौर में रहने वाला जो है वो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाता है डोलता डालता अपने आप को फिगर आउट करने के लिए, तो गांव देहात में उसको एग्रीकल्चर के अलावा कोई चीज़ नहीं समझ आती। लेकिन अब अगर कोई गांव देहात में रहता है और उसका बैकग्राउंड जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ज़राअत से रिलेटेड ही अगर उसको गाइड कर दिया जाए और उसको इनोवेशन सिखा दी जाए और उसको स्किल सेट दे दिया जाए, तो वो अपने ही इलाके के अंदर काम भी कर सकता है। क्योंकि हर बंदे को उठा के आप लाहौर, कराची, क्वेटा, पेशावर में तो नहीं शिफ्ट कर सकते ना, और मुल्तान में,
आपको लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि वो अपने ही जगहों पे पैसे कमाएं। सही है। अभी प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर लोन जो है वो तमाम लोगों के लिए है जो देहातों से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसके साथ साथ ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत काम है। और अभी मज़े की आपको ये बात बताऊं, आपने कहा कि शायद आपको पता नहीं होगा या लोगों को ना पता हो, बताता चलूँ कि हमारे यही एग्रीकल्चरलिस्ट या जिनको आप देहात में रहने वाले लोग बताते हैं, यही यंगस्टर्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर, जो प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर प्रिसाइज ड्रोन AI टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड कंट्रोल के लिए, फसलों को पानी देने के लिए AI सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, प्लस उनकी जो उसकी यील्ड है उसको बढ़ाने के लिए AI सिस्टम इन्हांस्ड एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं, और ये हमारे देहातों में हो रहा है और आज पाकिस्तान में हो रहा है ये। अमेजिंग। ओके, अनदर क्वेश्चन। बाहर की तालीम से रिलेटेड काफ़ी बात हुई और फिर एकदम से खामोशी सी हो गई, तो ये बाहर तालीम, मैंने तो एक बात थोड़ी सी की, थोड़ा सा उस पर वजाहत कर देंगे, ज़रा डिटेल में हमें समझा देंगे कि बहुत से लोगों का ख्वाब सिर्फ बाहर जाके काम करना नहीं होता, बाहर पढ़ना भी होता है। तो किन लोगों को बाहर पढ़ने के लिए अगर उनका दाखिला हो जाता है तो लोन्स मिलेंगे? देखिए कुछ लोगों को कम्युनिटी कॉलेज में भी दाखिला मिल जाएगा, ऐसे ही है। तो अब क्या उसको भी मिल जाएगा ये आपसे? और वो क्या होगा, वो लोन होगा, फीस माफ होगी, कुछ ये भी समझा दें। अच्छा, उसमें ऐसा है कि टिकट रीइंबर्समेंट और जो पहले और व्यूअर्स, ये बाहर जाने की अब हम बात कर रहे हैं जी, और ये बाहर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ जाके ऑब्वियसली आपने एक टिकट भी लेनी है, वहाँ जाके आपको हाउसिंग भी चाहिए, फिर एक टाइम तक आपको नौकरी भी नहीं मिलती कुछ अरसे तक। तो वो पहले तकरीबन 6 मंथ के जो कुछ एक ख़ास एक्सपेंस है, लेट्स सपोज मे बी 1 मिलियन या 1.5 मिलियन, वो गवर्नमेंट पे करती है, जिसको आप रीपे कर सकते हैं, बाकी आहिस्ता आहिस्ता करके वापस कर सकते हैं। जैसे बाहर के ममालिक में भी वो स्टूडेंट लोन्स होते हैं, कनाडा में होता है, अमेरिका में होते हैं। बड़े बच्चे जो हैं वो ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं कि उनके माँ बाप ने हाई स्कूल भी नहीं ख़त्म किया होता और उनका दाखिला हो जाता है यूनिवर्सिटी में, और पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं, और ये तो सिर्फ तो वो फिर इसी तरह लोन लेते हैं और उस लोन को ओवर द इयर्स पे ऑफ। लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जो फुली फंडेड या स्कॉलरशिप के ऊपर जैसे प्रोवाइड अगर किए जा रहे हैं। आपका प्रिंसटन, येल, हार्वर्ड, इन यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड के साथ हम ऑनलाइन कई कोर्सेज फ्री ऑफर कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ बस वहाँ पे ऑन कैंपस भी प्रोग्राम्स हम लॉन्च करने वाले हैं। जिन लोगों का फॉर एग्जांपल आईवी लीग यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए, उसका भी कोई सिस्टम है ना जी, कि बिल्कुल, उनकी सबके फीस लिए यूनिवर्सिटी पे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें किसी खास पर्सन, किसी खास तबके के लिए नहीं है। ये अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के हर उस शहरी के लिए है जो पाकिस्तान में रहता है, जो पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान का नेशनल है, और इवन जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं लेकिन वो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, उनके लिए भी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। ओके, आई वांट टू नो कि ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या किया जा रहा है इन सब में, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड की अगर बात करें, पहले हम कहा करते थे कि हमारे डिफरेंटली एबल्ड भाई बहन या जो स्पेशल पर्सन्स या डिसेबल्ड, जो भी टर्म, हर आपको पता है कुछ सालों के बाद टर्म बदल जाती है, तो जो भी करेक्ट टर्म लोग कंसिडर करते हैं अपने अपने इलाकों के हिसाब से, उनके लिए क्या, क्योंकि पहले उनके बारे में बात होती थी, अब उनके लिए फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हमारे जो ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं वो उन्हीं ज़िंदगियों में स्टक रह जाते हैं जिनमें वो हैं, तो वो भी हमारे माशरे का एक हिस्सा हैं, वो भी डिज़र्व करते हैं कि वो भी नौकरियां करें, उनके पास भी स्किल सेट्स हो। तो इससे रिलेटेड अच्छा, उसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं जो आपके लिए बड़े, बल्कि हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल एक बनी लास्ट ईयर। उस नेशनल यूथ काउंसिल के प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू मेरिट के ऊपर लोगों को सिलेक्ट किया गया, तो उसमें 49 मेल 49 फीमेल एंड 2 ट्रांसजेंडर्स हैं। ठीक है, तो वो उनको बाकायदा एक समझ लें रिप्रेजेंटेशन दी गई। इसके साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर इनका स्किल प्रोवाइड करने के लिए, स्किल को अपलिफ्ट करने के लिए, जिसमें बैरिस्टा स्किल्स है, जिसमें हमारी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की स्किल्स हैं, फैशन डिज़ाइनिंग की स्किल्स हैं, डिजिटल स्किल्स हैं, प्रोवाइड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें ये एनरोल हो सकते हैं, और एनरोल होने के बाद स्किल का जब सर्टिफिकेशन लेने के बाद पाकिस्तान में भी नौकरी कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इनके लिए बिजनेस लोन्स की अपॉर्चुनिटी भी मौजूद हैं, और नेशनल इनोवेशन अवार्ड में भी इनका अगर करना चाहें तो कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा व्यूअर्स कि अगर कोई इंसान डिफरेंटली एबल्ड है, जैसे व्हील चेयर में है, या इवन जिस तरह अभी ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमने ऑटिज़म की तरफ जाना है गुफ्तगू को लेके, और ऑटिस्टिक और न्यूरो डाइवर्जेंस की हमने बात करनी है, वो भी एक तरह से आपको मुख्तलिफ बना देती है ऑर्डिनरी लोगों से। अब मसला ये है कि फिर ऐसे यंग लोगों को बैंक तो लोन नहीं देने वाला, तो जब गवर्नमेंट विदाउट एनी डिफरेंस, इट डजंट मैटर, ये तो चेक भी नहीं किया जाता कि आप डिफरेंटली, आपका अगर आइडिया अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है और आप एक पॉजिटिव चीज़ आगे लेके आना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगी।
राइट? बिल्कुल ऐसे ही जी, अगर आपका बिजनेस आइडिया इतना फिजिबल है कि उसको फंड किया जाए तो नेशनल इनोवेशन अवार्ड में भी ले सकते हैं, जो एक पिच करने का एक अभी पूरा स्टार्ट किया गया एक प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंडर, उसमें भी कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बल्कि इनफैक्ट अगर हम बात करें तो कभी ये नहीं होता कि ये अप्लाई कर सकता है, ये नहीं कर सकता। ये एक अपॉर्चुनिटी इंक्लूसिवली हर किसी के लिए मौजूद है। और आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे क्रिएटिव स्टार्टअप्स आ भी रहे हैं, और सबसे मज़े की बात यह है कि वो सिर्फ स्टार्टअप्स स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, वो सस्टेन हो रहे हैं। Exactly. तो आज हमारी यूथ जो है वो उसने ये इंश्योर किया है कि वो एक दुनिया की बेहतरीन एसेट्स में से एक एसेट है। तो पाकिस्तान में हमेशा हमारी यूथ को एक एसेट के तौर पे लिया जाता है। जो शहबाज शरीफ का एक विजन है यूथ डेवलपमेंट का, उसके अंदर हम देखते हैं कि ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं ये हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो आप हमारे व्यूअर्स को फाइनली क्या पैगाम देना चाहेंगे, और फिर ज़रूर याद कराऊंगी कि किस तरीके से आपसे कनेक्ट करना है, वो वाली इन्फॉर्मेशन एंड में फिर से ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम पाकिस्तान के तमाम यंगस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो www.pmyp.gov.pk पे आप लॉगिन कर सकते हैं। डिजिटल यूथ हब के ऊपर आप लॉगिन कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, चैनल्स हैं, उनके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। और एंड पे जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि जो पाकिस्तान की तरक्की है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल अभी जो है वो यंगस्टर्स का है। और ये जो यूथ है पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुल्क बना के, जो कि अभी हम बन भी रहे हैं इंशाल्लाह, तो बेहतरीन मुल्क का जो स्टेटस है ये पाकिस्तान को दिला सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रिजवान, गॉड ब्लेस यू। रिजवान अनवर हमारे साथ थे, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन द यूथ प्रोग्राम। सो ग्रेटफुल। व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद ऑटिज़म पे बात करेंगे, लेकिन ये बात कह के ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगी कि व्यूअर्स, नेगेटिव चीज़ों पे अगर हम अपना फोकस कम करें और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, नेशन बिल्डिंग की अगर हम बात करें, देखिए वही यूथ जो तोड़फोड़ कर सकता है, रोडों पे निकल सकता है, धरने बिठा सकता है, उसी यूथ को जब आप पॉजिटिवली इंगेज करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जब आप उनको लोन्स देते हैं उनकी तालीम के लिए, या उनको इनकरेज करते हैं जब उनकी सर्टन जगहों पे अचीवमेंट्स हों। आप ये भी तो देखें ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कितना ज़्यादा स्पोर्ट्स के बच्चों को इनकरेज किया, डिफरेंट एरियाज़ में जो बच्चे AI कोडिंग में चीज़ें करने हैं, उनको जितने भी दूसरे मसाइल चल रहे हैं, यूथ के ऊपर 100% इस वक्त फोकस है, बिकॉज़ यही हमारा फ्यूचर है। सो नेगेटिव न्यूज़ फैलाने के बजाय इस किस्म की चीज़ें जो पॉजिटिव हैं, जिससे हम कोई फ़ायदा ले सकते हैं, जिनसे लोगों के घर के चूल्हे जल सकते हैं, बच्चे एजुकेट हो सकते हैं, फ्यूचर्स पूरी फैमिलीज़ एक अच्छा पढ़ा लिखा कामयाब एंटरप्रेन्योर फैमिली का हिस्सा बन जाए ना, पूरी फैमिली की ज़िंदगी व्यूअर्स बन जाती है, पूरी फैमिली की ज़िंदगी सेट हो जाती है। सो ब्रेक की तरफ जाएंगे इस दुआ के साथ कि इस आज के प्रोग्राम से आप लोगों को भी बेनिफिट हो, और कांटेक्ट करें, सवाल करें, क्वेरीज करें। आप करेंगे, वो आपको जवाब देंगे, और इंशाल्लाह आप लोग भी पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, और आगे भी हम इससे रिलेटेड स्पेसिफिक चीज़ों पे भी प्रोग्राम्स करते रहेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम ऑटिज़म के बारे में बात करेंगे, लेकिन शायद सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि ऑटिज़म कोई चीज़ नहीं है जो ठीक करनी है। ये एक ऐसा तरीका है दुनिया को दिखाने का और महसूस कराने का कि एक्चुअली अगर माशरे में हमारे ऑटिस्टिक बच्चे बच्चियां हैं, बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, तो उनकी सिचुएशन को मैनेज कैसे करना है और उन्हें फंक्शनल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी कैसे बनाना है, और सबसे बड़ी बात ये कि माँ बाप को हेल्प और सपोर्ट देना कि वो भी अपने बच्चों को बेहतरीन अंदाज में मैनेज कर पाएँ। लेकिन होता ये है कि ना स्कूल्स तैयार हैं, ना टीचर्स ट्रेंड है, और ना ही सोसाइटी पूरी तरह से समझ पाती है कि आखिर ऑटिज़म है क्या। और व्यूअर्स, सपोर्ट सिर्फ जैसे कि मैंने कहा बच्चों को नहीं, बल्कि पूरी फैमिली को मिलनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें कौन मैनेज कराए? रिसर्च ये कहती है कि अर्ली इंटरवेंशन, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट, ये सब चीज़ें बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क, बल्कि उनको जल्दी जो है वो
रेगुलर जो चीज़ें डे टू डे लाइफ की हैं उनकी तरफ ले आती हैं, और बच्चे छोटे स्टेज पे, यंग एज पे रिस्पॉन्ड भी बेहतर करते हैं। तो डिनायल में रहना भी एक ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर प्रॉपर ऐसे इदारे हों, जगहें हों जहाँ पे पेरेंट्स जा सकें, उनको गाइडेंस मिल पाए। बाहर के ममालिक में व्यूअर्स लोगों ने अपनी कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ऑटिज़म पे बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है। ऑटिज़म है, जीडीडी है, एडीएचडी है, क्या है, उसको प्रॉपर डायग्नोज करने के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, और स्पेसिफ़िकली अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो एक ऐसी पर्सनालिटी जो बड़ी मेहनत कर रही हैं, बड़ी एफ़र्ट कर रही हैं, एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, डायरेक्टर इम्पैक्ट मलिहा लतीफ़ असद आज हमारे साथ हैं, जो खुद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मलिहा जी? अल्लाह का शुक्र। ऑटिज़म मंथ, अगर आपको याद हो तो हमारी व्हाट्सएप पे हल्की सी एक बात हुई थी और आपने कहा था कि जुगन, अब ऑटिज़म का कोई एक दिन भी होता है जो मनाया जाता है, बट बेसिकली पूरा महीना होता है, जिस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का पूरा महीना। बिल्कुल ऐसा है। और अवेयरनेस देना और उसके साथ साथ ये भी तो बताना ज़रूरी है कि फिर करें क्या। होता ये है कि हम ये बता देते हैं कि ये चीज़ है, लेकिन फिर वो कहते हैं ना, घोड़े को पानी तक तो पहुंचाना है ना, फिर ही वो पानी पिएगा। तो अगर हम मलिहा जी की बात करें तो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस और बच्चों के थेरेप्यूटिक काम में 31+ ईयर्स से काम कर रही हैं, उनका एक्सपीरियंस है, और यूके सर्टिफाइड है इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स और होल्ड करती हैं एक्रेडिटेशन फ्रॉम बीपीएस जी। देन पिछले 11 साल से ऑटिज़म केयर सेंटर चला रही हैं। इसीलिए हमने सोचा कि मलिहा जी को ही बुलाते हैं, और फिर हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि जब लोगों के बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं या किसी भी तरह से न्यूरो डाइवर्जेंट होते हैं, तो अक्सर औकात माँ बाप ऐसे बच्चों को घर से नहीं बाहर निकालते या उनको छुपाते हैं। बट ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों पे बड़ी एफर्ट और मेहनत करके उनको ऐसे स्टेज पे लेके आते हैं कि उनके किसी स्किल सेट या किसी को इन्हांस करके उनको फंक्शनल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बनाया जाता है। तो आज आपके साथ आपकी टीम की भी 2 ख़वातीन हैं। फ़ातिमा शाहिद हमारे साथ हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, कोऑर्डिनेटर ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। अस्सलाम वालेकुम। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ अलीना गुलाम दस्तगीर भी हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। देन हमारे साथ 3 बहुत ही ब्रिलियंट यंग पीपल हैं जो मलिहा जी की केयर के अंडर हैं, और उनके पेरेंट्स से भी इंशाल्लाह हम आपकी मुलाकात कराएंगे। व्यूअर्स अभी आगे हमारे साथ हाजरा रहीम हैं, ऑटिस्टिक हैं, 10 साल की हैं, और बेसिकली ड्राइंग, डूडलिंग वगैरह का इनको शौक है। राइट मलिहा जी? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही। अभी हम तीनों बच्चों के बारे में आपसे डिटेल्स भी लेंगे, लेकिन ऑटिज़म को पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि आज हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। देन हमारे साथ हैं आयान जमान। आयान जो हैं, आप भी ऑटिस्टिक है, तीनों बच्चे जो आज हमारे साथ हैं दे ऑटिस्टिक। आप 14 साल के हैं, 14 ईयर्स ओल्ड, पियानो भी बजाते हैं, ड्राइंग मैप्स, इनकी एक्सेप्शनल मेमोरी है डेट्स में, 13 से लेके स्पेशली 13 और 30। ये डेट्स बता देते हैं आप, ईयर का कोई भी डेट बता दें। कोई भी दिन आप पूछते हैं, अगर आप कोई भी डे पूछते हैं 10 से लेके 26 ईयर्स तक, मतलब 2016 से लेके 2030 तक, आप जो भी डे पूछना चाहें यू कैन आस्क। कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप पूछें कि 1 जनवरी 2026 को कौन सा डे था, ही विल टेल यू। पूछें। ठीक है, फर्स्ट नहीं बोलना। ओके आयान, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। नाउ टेल मी, व्हाट इज द डे ऑन 1 जनवरी 2026? Very good. Thursday. You can check. Wow. चले भाई, हम लोग चेक भी कर लेते हैं साथ साथ। Can I check? Yes, you Can I can. check? Okay, I will check then. मुझे टाइम लग रहा है ढूंढने में। बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी, अब हम जरा आगे बढ़ जी मेरी जान। अच्छा, अगस्त 15th 2026। 15 बिल्कुल सही, ग्रेट जॉब, वेल डन मेरी जान। अच्छा, एंड देन हमारे साथ है अमान अमान। अमान निसार खान। अच्छा,
ऑटिस्टिक है, आप 17 इयर्स के हैं माशाल्लाह, और ये भी आपके पास आते हैं। जी। अब देखें ना, एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 13-14 साल के बाद मोस्ट प्लेसेस कहते हैं कि वी कांट हेल्प यू। Exactly. इस पे भी बात करेंगे। तो आप सिंगिंग एंड सैंडविच मेकिंग, तो आज आप क्या करेंगे? आज मैं बनाऊंगा सैंडविच मेकिंग, फिर इसके बाद करूंगा परफॉर्म। परफॉर्म, क्या बात है मेरे बेटे की, क्या बात। थैंक यू गाइस, रियली अप्रिशिएट। अच्छा, पहले आप सैंडविच बनाएंगे या पहले सॉन्ग सुनाएंगे? सैंडविच पहले बनाऊंगा, अच्छा, फिर इसके बाद करूंगा परफॉर्म। बाद में परफॉर्म करोगे? जी। अभी नहीं करोगे अभी परफॉर्म? अभी नहीं कहूँगा, पहले तो बनाना सैंडविच। बिल्कुल ठीक है। सैंडविच को बनाना आता है मुझे, म्यूनीज आना, फिर इसके बाद क्यूकम्बर बनाना आता है। सैंडविच पहले बनाएंगे, फिर इसके बाद करेंगे परफॉर्म। परफॉर्म नहीं आता है, आई हैव अ ड्रीम, लिरिक्स तो आता वो है बाद में मुझे। बताएंगे ना। That's all I do. वंडरफुल, परफेक्ट। Thank you. सो आप अपना आप सैंडविच बनाओ, ठीक है? Thank you. ताकि हम परफॉर्मेंस की तरफ भी जाए ना मेरा बेटा। Sure, I can. ही कैन, ऑफ कोर्स, यू कैन डू एनीथिंग। मलिहा जी, Cut. लोग तो अपने ऑटिस्टिक बच्चों को छुपाते हैं, ये तीनों कितने माशाल्लाह टैलेंटेड बच्चे हैं। माशाल्लाह बहुत, तीनों। और इनके पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट है। मैं लेकिन उनको आपसे सपोर्ट मिली तो उनकी सपोर्ट आपको मिली ना। जी, कोई exactly. जगह तो मिले ना जो हाथ पकड़ ले, कोई हाथ ही नहीं बिल्कुल। पकड़ता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि बता रहे हैं, हर कोई अवेयरनेस पे अब काम हो रहा है, बात भी हो रही है, काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ रही है, स्टिल इन द प्रोसेस। बट वही है कि व्हाट टू डू नाउ, व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो स्पीच बिहेवियर, लैंग्वेज थेरेपी बिल्कुल ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पर ये इंडिपेंडेंस स्किल्स भी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी सिखानी होती हैं। बिकॉज एक आम बच्चा अगर ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ें सीख रहा है, सीख ली, बट इन सब बच्चों में कोई ना कोई एक हिडन टैलेंट है, उसको निकालना, फैसिलिटेट करना, एंड देन उसको हमें आगे जाके कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल लेवल पे लाना है। ये नहीं कि बच्चे हैं आप स्कूल नहीं जा सकते, या स्कूल एक सर्टन एज तक गए, ग्रेड 7 तक अमान गया, उसके बाद नहीं गया, अयान भी स्कूल गए, लेकिन उसके बाद से स्कूल्स आगे नहीं एक्सेप्ट करते या उनके पास वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है। लेकिन जान कितनी ज्यादती है कि 7वीं जमात तक पहुंचा दिया है। मेरी दोस्त के साथ भी यही हुआ, निदा के साथ, जो मेरी स्टाइलिस्ट भी है, शी इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। आपको मैंने बल्कि मलिया जी फ़ोन भी किया जी 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 जी, कि मुझे पता है। अब हमारी बच्ची जो है रियम, वो 14 साल की होने वाली है, और जो स्कूल्स हैं वो जवाब दे रहे हैं। जिस स्कूल में वो बच्ची पढ़ रही है वो कह रहे हैं कि जी अब हम आपको हेल्प नहीं कर सकते। ऐसे ही है। तो अब कहाँ जाएं? अब कहाँ 14 साल पे रेगुलर जो आपका स्कूल गोइंग जो बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट नहीं भी होता, 14 साल पे उसको किसी और जगह दाखिल करना है, आजकल अजाब है। बिल्कुल है। तो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे को फिर आप कहाँ लेके जाएं? स्कूल से रिफ्यूज़ल आ जाता है, उसके बाद कोई स्कूल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बट देन फिर हम उनको लेके, आपने एजुकेशन भी देनी है, बिकॉज एजुकेशन में आपकी स्पाइक्स हैं, आप एक लेवल पे नहीं हो। करिकुलम डिवाइस किया इंडिविजुअली इन बच्चों का, एंड देन उनकी स्किल को इन्हांस करना है। जो स्किल बिल्डिंग है उसको आप इन्हांस करें, एबिलिटीज़ को आप आगे लेके जाएं, एंड देन सेकेंडली ये कि साथ साथ कोई ना कोई ऐसी स्किल हो कि बच्चे खुश हों। देखिए जीने का हक तो हर एक को है ना, लेकिन हर बच्चे के साथ है। लेकिन हम बात करें आगे की, मैं अब चले आते हैं जीरो पे। अब जैसे कि बच्चा 1.5 साल 2 साल, यूजुअली 1.5-2 साल पे कहीं जाके माँ बाप को सही हिट करता है, उससे पहले कुछ डिनाइल वाला भी चल रहा होता है। तो पहले 1-1.5 साल में अगर आपको पता चल जाए तो फिर उसमें और 12 साल पे या 8 साल पे कुछ करने में क्या फ़र्क है? देखिए 1-2 साल में पता चलना तो आई थिंक इट्स वेरी फॉर्चुनेट इफ़ यू गेट टू नो कि आपका 1-2 साल में पता चल गया है। इमीडिएटली थेरेपी। देखिए पहले मैं पेरेंट्स के लिए ज़रूर कहूँगी अपने आप को ना रिलैक्स करें, काम डाउन करें, एडमिट करें कि अब कुछ तो करना है। जान किसी का बच्चा लेट बोलता है तो स्टैंडर्ड एक बात ही होती है, साढ़े घर के विच सारे बच्चे लेट बोलते हैं, यही आता है। साडा मुंडा तो लेट चला सी। जैसे कि हमारी फैमिली में भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो उन्होंने वॉक करना शुरू किया था ज़रा लेटर स्टेज पे, 2.5-3 साल की उम्र पे एक्चुअली उस यंग मैन ने किया था, लेकिन बाद में ये भी पता चला कि ही इज डिस्लेक्सिक। ठीक हो गया, अच्छा। उनका वो डायग्नोज हुआ। जब उनका बच्चा हुआ तो जब उनका बच्चा 2 साल तक नहीं चला तो घर वालों ने क्या कहा कि ये भी लेट चला था तो खैर है, उसमें और 6 महीने निकल गए। माँ कह रही है कि भाई समथिंग्स ऑफ, बोल भी नहीं सही रहा, मतलब माइलस्टोन्स नहीं रीच हो रहे ओवरऑल। लेकिन हमारी फैमिली में यही होता है, या बेटा परेशान ना हो,
अगर परेशान होके उस वक्त चेक कर लें तो टाइम सेव हो जाता टाइम है। सेव हो जाता है, प्लस देयर इज़ अ टाइम लिमिट ना, बिकॉज वो टाइम अगर निकल गया ना तो डेवलपमेंटल स्टेजेस 6 to 7 ईयर्स तक का टाइम है, वो निकल के आप 12 साल पे डायग्नोज करें, देयर इज़न्ट मच, जो आप उस टाइम बहुत कर ही नहीं सकते काम हो सकता है बट उतनी स्पीड से नहीं जो अर्ली आपकी आइडेंटिफिकेशन पे पता चल जाता है। बिल्कुल तो सही। यंग एज में बहुत कैपेसिटी, बिकॉज ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो हमारे न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे होते हैं, स्पेशली जिनको जीडीडी होती है और फिर लेटर कभी कभी वो डायग्नोज भी, क्योंकि आपको पता है 5 इयर्स से कम उम्र पे अब मैंने ये सुना है कि डायरेक्ट ऑटिज्म पे नहीं जाते, डेवलपमेंट डिलेज पे देखते हैं। कुछ इसमें भी हमें डिफरेंस बता दें कि जरा। पहले ऑटिज्म ही कह रहे थे, अब जीडीडी की भी बात होती अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जीडीडी ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, जी। वो आपका डिलेज हैं ऑन योर माइलस्टोन्स, वॉकिंग, रनिंग, नेक होल्डिंग, फिर आपकी कॉग्निटिव स्किल्स, सोशल इमोशनल, अडेप्टिव बिहेवियर, ये बट ग्रॉस जान उसी से तो मोटर। पता चलता है कि अगर हाँ वही ना, भी थोड़े से बड़े होते हैं तो आपकी ये बॉल कैच थ्रो कैसा है, आपकी राइटिंग फाइन मोटर स्किल्स कैसी हैं, ये ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है, तो इसमें आ रहा होता है। ऑटिज़म थोड़ा से इससे हट के है हमारे यहाँ, बिकॉज स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस में, तो हमारे अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स भी जीडीडी किस में डाल देते हैं, ऑल्दो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो ऑटिज़म में एक अलग डिफरेंट कंडीशन है जिसमें आपकी स्पीच डिले है, सोशल इंटरेक्शन ही। ऑटिज़म में बच्चा कम्प्लीटली अपनी वर्ल्ड में है, जीडीडी का बच्चा डेवलपमेंटली डिले है, स्पीच डिले भी होगी सब होगा, बट एज एंड व्हेन दे ग्रो तो चीज़ें कैचअप होती हैं। ऑटिज़म में भी ऐसा ही है। लेकिन मैम जैसे हम अयान से जैसे हम अमान से जब बात करते हैं तो आपको मतलब बोल भी सही रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं और बात समझ भी रहे हैं, तो अपना वर्ल्ड तो ना हुआ फिर। नहीं हाँ इतना ये हमारे माशाल्लाह हाई फंक्शनिंग बच्चे हैं, स्पीच लैंग्वेज भी है, स्पेक्ट्रम होता है, एब्सोल्युटली, उसमें हाई फंक्शनिंग भी होते हैं, बिल्कुल लो फंक्शनिंग भी होते हैं, वो डिपेंड करता है। बिल्कुल बट डिपेंड करता है। आप लो एंड मीडियम फंक्शनिंग से हाई फंक्शनिंग पे जा सकते हैं अर्ली इंटरवेंशन से। अर्ली इंटरवेंशन से बिल्कुल जा सकते हैं, आप कर सकते हो, आप जा सकते हो। देखें एक्सेप्शंस रहती हैं। अच्छा फिर जान, भी लोग इलाज करने की कोशिश करते हैं इसका, और आपको पता है कि फिर बहुत से लोग टोटके भी ट्राई करते हैं, फिर लोगों के पास भी जाते हैं कि ये नुस्खा पिला दें, खिला दें, तो एक दफ़ा ये क्लियर कर दे बात। देखिए नुस्खे से कुछ नहीं होता, इलाज आप ये मैनेजेबल है, ट्रीटेबल नहीं है। वंस यू हैव ऑटिज़म है और वो रहेगा, मैनेजेबल है, आपकी स्किल्स इन्हांस हो सकती हैं, आप स्कूल भी जा सकते हो, आप फंक्शनल लाइफ भी बड़ी अच्छी से गुजार सकते हैं और चीज़ें बड़ी बेहतर तरीके से आपकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। बट वही बड़ी बात के अर्ली इंटरवेंशन है, चीज़ें अर्ली ईयर्स में पकड़ ली, बेहतर चलती चली जाती हैं। अच्छा, अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे प्यारे बेटे ने सैंडविच तैयार कर लिया है, दिखाएंगे आप हमें? मैं आ जाऊँ आपके पास? आपकी इजाज़त है सर? यस, इजाज़त है। थैंक यू। अच्छा जी, बताइए। ये देखो मैंने खुद बनाया। नहीं सच बोलो, आपने बनाया ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं, अमान ने खुद मैंने बनाया है। खुद सैंडविच बनाया है। सच्ची बात कर रहे हो ना? सच्ची बात है। बाद में पता चला ना कि इन्होंने बनाया, मैं नाराज हो जाऊंगी। मैं सच बोला, मैंने खुद सैंडविच बनाया। मैं दिखाऊं हमारे व्यूअर्स, आप उठा के दिखाओ हमारे व्यूअर्स को ऐसे, इधर ही कैमरा में, इधर हम कैमरा में, ये देखें गाइस चेक, मैं सैंडविच, मैंने सैंडविच बिल्कुल खुद बनाया है। मैंने पहले म्यूनिस डाला, क्यूकम्बर, फिर कैबेज डाला, खुद सैंडविच टोस्ट बनाया है। दैट आई मेक माय सैंडविच। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू ऑल। Lots of Dalia, you are brilliant my son। थैंक यू। और आप आज हमें कुछ सुनाएंगे हमारे प्यारे बेटे? यस, तो हम क्या सुनेंगे? सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, बताओ। नो अब नहीं, अभी हम करेंगे जब वो नहीं हम अभी Okay, करेंगे, हम let's अभी start. करेंगे। वो बिल्कुल सही समझे हैं, आपको समझने में जरा डिले हुआ है। Let's start. सुनी नहीं, let's play. सुनी नहीं। Cock Studio, Yes, no Season Coke 9. Studio. First, Cock Studio, listen first. सुनी नहीं. Let's play with सुनी नहीं. Cock Studio, Yes. Season 9. सुनी Season नहीं. 9. Let's Cock play. Studio, Season Yes, 9. start. सुनी नहीं. सुनी नहीं. सुनी नहीं. Okay. Let's start. सुनी नहीं.
खराब कर रही है गाना, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है हमारा बेटा। मदर के साथ Well done. हैं। Should we clap for you now? Should we clap? Clapping से तो चलो, नहीं clap बॉदर होंगे। अच्छा सुनी नहीं क्या बात। सुन जाती है वे देखते ये गलियां टन 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 क्या बात है। वेल डन मेरा बेटा। अच्छा थैंक यू, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब। अब हम जाएंगे व्यूअर्स ब्रेक की तरफ। हमने अभी चेकआउट करना है कि हाजरा ने भी क्या अभी हाजरा दिखाएगी मेरी बेटी, या अब ऐसा करते हैं कि इस टीज़र के साथ ब्रेक में जाते हैं कि हाजरा हमारे साथ शेयर करेंगी कि उन्होंने क्या बनाया है। एंड ऑफ कोर्स अभी एक परफॉर्मेंस बाकी है हमारे सुपरस्टार की। जी हाँ, तो ब्रेक के फौरन बाद मेरे बेटे की परफॉर्मेंस। सॉन्ग चलाना, सॉन्ग चलाना बिल्कुल song, करेंगे, बिल्कुल ब्रेक के करेंगे। बाद। ब्रेक के मेडल बाद, मिलेगा, मेडल ब्रेक के बाद। हाँ जी बताओ। मेडल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमारे दो बच्चों के पेरेंट्स ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी मुलाकात करते हैं। एंड ऑफ कोर्स मुझे याद है हमने अमान को प्रॉमिस किया था कि उनकी भी हमने परफॉर्मेंस जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। तो अमान की इजाज़त से पहले हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर मैं कहूँगी स्टार्ट और मेरा बेटा अपनी परफॉर्मेंस शुरू करेगा। अमेजिंग, डन। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं सबको। थैंक यू जान। ओके, सो हमारे साथ हाजरा रहीम के फादर हैं रहीम अजीम मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई आपके? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी फ़ोटो कॉपी है ये इसकी मदर तब सुनेगी, मे बी शी विल नॉट गेट हैप्पी बिकॉज शी थिंक्स उसकी कॉपी है, बट आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट जी। चले भाई, फिर दोनों का बड़ा परफेक्ट। आप लोग कजन्स तो नहीं है मियाँ बीवी? नहीं जी नहीं। अच्छा, मैंने कहा कजन्स में तो फिर शक्ल मिलती ही है, तो फिर चलो दोनों पे वो चली गई। नॉर्मली जैसे कि अगर पेरेंट्स के बीच में मोहब्बत हो तो उनकी शक्ल भी एट अ टाइम मिलना शुरू हो जाती है। अच्छा, वैसे ये सुना था कि मतलब अगर आपने बिल्ली रखी है तो आपका मुंह भी उस बिल्ली की तरह लगना शुरू हो जाता है, लेकिन चले मियाँ बीवी पे भी मान लेते आई हैव हैं। टू फ्लैटर। देन ऑफ कोर्स आयान जमान की मदर और फादर हमारे साथ हैं, डॉक्टर सैरिश जफ़र। अस्सलाम वालेकुम। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन द फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट एट सर्विसेज हॉस्पिटल लोगो माशाल्लाह। एंड देन डॉक्टर कामरान जमान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। अच्छा, दो डॉक्टर। कितना को मज़ा आता होता था या दंगा फसाद होता होगा ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। आप लोगों की इजाज़त से भी कुछ वादों के साथ हम ब्रेक में गए थे, तो वो वादे पहले हम पूरे करेंगे। हमने हाजरा का भी आर्ट वर्क देखना है। सो सबसे पहले मेरा बेटा स्टार्ट। सॉन्ग तो चला दूं? हाँ जी। वो पीछे हाँ लाइव सुनना है ना आपसे। हाँ ठीक है। I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels. When I knew the time was right for me, I crossed the stream. I have a dream. I crossed the stream. I have a dream.
क्या बात है। बहुत आला। एक आके हगी दे दो। एक जब एक हगी किसी मिल सकती है मेरे बेटे को। Thank you guys. सदके जाओ। Well done my Really son. appreciate like my song. Thank you. We absolutely loved it. You're brilliant. हाजरा के अब्बा जी, अब आपकी इजाज़त से हम कुछ हाजरा का आर्ट वर्क दिखा सकते हैं और फिर हमने हाजरा की कहानी भी आपकी ज़बानी सुननी है। हाँ जी, तो ब्यूटीफुल मीनारे पाकिस्तान, ये सब इन्होंने खुद बनाए हैं। ये देखिए, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल व्यूअर्स। बात ये है कि व्यूअर्स थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी मेहनत के साथ, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, क्योंकि जो पेरेंट्स एक्चुअली एफर्ट कर रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस अगर अच्छे आपको मिल जाए तो ग्रांटेड थोड़ा सा आसानी इस लिहाज से पैदा हो जाती है कि आपको समझ आ जाती है कि आपने करना क्या है। लेकिन वो करना भी व्यूअर्स आसान नहीं है, क्योंकि आपने वेरियस डिफरेंट थेरेपीज़, वेरियस डिफरेंट चीज़ें करानी है। एक तरह से आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो कमिट हो जाती है अपने बच्चे की मैक्सिमम सपोर्ट करने में, ताकि कम से कम जो है दिक्कत हो आगे जाके इन बच्चों को। एंड व्यूअर्स एक और बात कहूँगी कि प्लीज़ ट्राई टू बी माइंडफुल जब आप ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में बात करते हैं। टर्मिनोलॉजी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं प्रॉपर सही आती कि कौन सी बात क्या, बट अगर हम सीखें, अवेयरनेस क्रिएट करें, तो फिर हम अल्फाज का चुनाव भी सही करेंगे, हैंडलिंग भी हमारी बेहतर होगी, और सोसाइटी में ये जो एक अजीब सा हवा बन जाती है चीज़, वो फिर नहीं बनेगी, और फिर वो लोग जो इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स, उनके लिए भी आसानी पैदा होगी। तो जी, हाजरा की क्या कहानी है? हाजरा की कहानी, लाइक आई डोंट नो, आई जस्ट टेल अबाउट हर कि बचपन में बच्चे, आपको पता है, खेलते हैं, कूदते हैं, बातें करते हैं। सो टिल द एज ऑफ 3 हाजरा वाज नॉट सोशली, मतलब इसने फ्रेंडशिप्स वगैरह नहीं थी। शी वाज ऑलवेज अपने आप में ही रही है। तो वो जनरली, जिस तरह आप ऑलरेडी यू सेड के यही होता है कि जी बोल पड़ेगा, वो भी इतनी देर बाद बोलिया सी, जब फैमिली में आपको पता है जिस तरह एक नॉर्मल हमारे इधर का एक माशरा है, उसके अंदर ये था। तो ये कुछ नहीं होता, 5 साल में वो 5 साल में बोला था या 6 साल में बोला था, ये होता है। फिर उसके साथ आपको पता है हमारी फैमिलीज़ में नहीं, इस माशरे में प्रेशर्स भी बढ़े हैं कि बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजा। मतलब आपको पता है एक मसला नहीं है ना, मसले बहुत सारे हैं, मल्टीपल इश्यूज़ हैं हमारे मुल्क में। तो उसमें फिर ये कि जी बच्चा इतना हो गया, स्कूल क्यों नहीं जा रहा। अच्छा, आप स्कूल फिर भेजती हैं, फिर उधर शायद स्कूल जाके बच्चे को स्कूल भेजें तो वो फिर बोलना शुरू कर देगा, उसके दोस्त बन जाएंगे, फिर ये चीज़ आ जाती है। फिर हमने इसको स्कूल भेजा, स्कूल के बाद भी फिर यही इशू आया कि अपने आप में ही सोशली को इतना मिलाती नहीं थी। पढ़ाई से फिर स्पीच डिलेड का भी एक इशू है, फिर वो पढ़ाई के अंदर। फिर एक मैं वो चीज़ और इधर कहना चाहता हूँ कि हमारे जो स्कूल्स है, मेन स्ट्रीम जो आप टॉप स्कूल्स भी आप जिन्हें कहते हैं, मतलब सपोर्ट नहीं है। हर चीज़ जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स के ऊपर डाल दी जाती है। मैं आपसे अभी ब्रेक में क्या शेयर कर रही थी कि 13-14 साल की उम्र पे मेरी दोस्त की बेटी जो है, मैंने मतलब आई कॉल्ड अप, मलिहा क्राइंग के क्या करूं। अब बात ये कि उस बच्चे को किस मुंह से बंदा बताए कि बेटे तुमने 13-14 साल की उम्र तक स्कूल में पढ़ लिया, लेकिन अब स्कूल वाले कह रहे हैं ले जाओ, तुम्हारे क्लास फेलो सारे उसी स्कूल में उसी क्लास में यू आर गोइंग, कि जैसे सज़ा मिल रही है। और सज़ा क्या है कि अब 13 या 14 साल की उम्र हो गई है, तो एजिंग पे कौन सी सज़ा होती है भाई। अच्छा, व्हाट अबाउट यू गाइस? अयान, आप तो दोनों माशाल्लाह डॉक्टर्स, हम दोनों डॉक्टर्स थे। मुझे लगता है कि बहुत फॉर्चुनेट थे। अयान बहुत अर्ली ऑन हमने पिक कर लिया था, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एज अ मदर। अगर मैं आपको बताऊं, मेरा भाई का बेटा बिल्कुल उन्हीं टाइम्स में बिल्कुल ये पास पैदा हुए। सम थिंग्स वर वेरी क्लियर। जब हम उसका नाम लेते थे ना, माहद, ही यूज्ड टू टर्न हिज हेड, देखता था, हम कहते थे आयान। आयान डिड नॉट टर्न हिज हेड। आयान हमारी तरफ आई कांटेक्ट नहीं देता था। ये छोटा सा जब पैदा हुआ था 6 महीने का, तब भी नहीं देता था। जब ये 2 साल का हुआ तो ये चीज़ें बहुत हाईलाइट हो गई। म्यूट है, बिल्कुल नहीं बोल रहा, कोई चीज़ मांगनी है तो हाथ ड्रैग करके लेके जा रहा है। आई थिंक वी वर ओनली फॉर्चुनेट इनफ कि हमने बहुत अर्ली उनको पिक भी कर लिया, रियलाइज़ भी कर लिया, एंड देन बहुत जल्दी ये डिसाइड भी कर लिया कि येस वी नीड थेरेपी हियर। और आपने घरों में बंद नहीं रखा। Yes. आप हर जगह लेके भी जाते हैं, जहाँ मतलब ऑब्वियसली जो जगह बच्चों के लिए खुद अनकंफर्टेबल है, जैसे वेरी लाउड स्पेसेस। अब कुछ बच्चे होते हैं जो एंजॉय भी करते हैं
बट देर आर सम किड्स हु डोंट लाइक इट, उनके लिए डिस्टर्बिंग होता है। बट घरों में जो लोग अपने बच्चों को बंद कर देते हैं ना और आइसोलेट फर्दर कर देते हैं, वो मेरे ख्याल से क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? मैं यही कहूँगा कि एक्चुअली ये एक बंदे का ये पूरा काम नहीं है, ना ये एक मदर कर सकती है, फैमिली यूनिट, पेरेंट में ये एज अ यूनिट पूरी फैमिली ने इसको सपोर्ट ग्रुप के तौर पे इसको लेके चलना है। उसमें आपकी इसकी नानी का भी रोल प्ले बहुत इम्पोर्टेंट था, इसकी दादी ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, दादा ने भी रोल बड़ा प्ले किया। तो एक कम्युनिटी के तौर पे फिर आप जब एक बच्चे को लेके चलेंगे तभी ये बच्चे इस लेवल पे पहुंच सकेंगे जिस लेवल पे आप ये कहते हैं कि हाँ ये थोड़े से इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ये अपना काम खुद से कुछ कर सकते हैं। तो मुश्किल तो बहुत है, लेकिन इसको करने के लिए आपको पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले एक्सेप्ट कर लें कि आपका बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है। और दूसरी बात भैया, अगर आपको कहूँ कि भाई हम लोग मीडिया पे भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किस्म के प्रोग्राम्स करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लोगों के दिमाग में ऑटिस्टिक बच्चों का ना एक इमेज बैठा हुआ है कि वो हाइपर हो जाते हैं, मानना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ तभी ब्रेक होगी। अब जैसे कि जब हम कह रहे थे कि हमने ऑटिज्म पे शो करना है और हमने बच्चों को भी बुलाना है, तो कुछ लोग थोड़े से परेशान हुए कि यार फिर उनको संभालेगा कौन, संभाल व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। सो ये मिसकंसेप्शन सोसाइटी की तभी चेंज होंगी जब हमारे बच्चे देखो, न्यूरो डाइवर्जेंट होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि अब आप इस तरफ चले जाएं तो हम दूसरे इधर चले जाएं। डिवाइड खुद हम क्रिएट करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चों को जगह नहीं मिलती। मलिया जी, अब कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम, मुझे आपका पैगाम चाहिए हमारे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, पेरेंट्स से भी मिला, बच्चों से भी मिले, बच्चे माशाल्लाह हाई फंक्शनिंग, और हाई फंक्शनिंग इसलिए भी क्योंकि पेरेंट्स ने अर्ली इंटरवेंशंस की, इन्होंने एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े। मैं सिर्फ इतना कहूँगी व्यूअर्स, जो नहीं राइट टाइम पे कर पाए इंटरवेंशन वटेवर, अब अपने आप को कोसे मत, बुरा भला मत कहें, जिस भी स्टेज पे हैं वहाँ से स्टार्ट करें। एक ये चीज़ नहीं करनी, अपनी ज़ात को मत टॉर्चर करें। ये जो है ना, अपने माइंड को ठीक रखना। हम माशरे को चलें बदल लेंगे वक्त के साथ, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। और जो सपोर्टिव लोग हैं उनकी तरफ अपना रुझान ज़्यादा करें, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे अपना कट ऑफ। औलाद से बढ़ के कौन है भाई जी। सो आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स को? अच्छा, पैगाम यही दूंगी कि स्टेज 1 पे जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है वो हो गई, कुछ अवेयरनेस भी आ गई है, थेरेपीज़ की तरफ जाएं। और जो बच्चे थेरेपी से बहुत अगर स्कूलिंग की तरफ नहीं भी जा पा रहे ना, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको लाइफ स्किल्स दें, छोटे छोटे काम। बच्चों को हाइजीन का पता हो, हेल्थ सेफ्टी का पता हो, इंडिपेंडेंस हो, पानी पी सकेंगे, सैंडविच बना लिया, सैंडविच बनाएं, जो स्किल्स वो कर सकते हैं वो उनको उसमें इन्हांस कराएं। यू नेवर नो कल को वो इसी लाइन पे चलते हुए कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। सो अपनी अपनी इंडिविजुअल स्किल्स हैं, उन इंडिविजुअल स्किल्स को ज़रूर पहचानें। आई वुड डेफिनेटली से दिस कि ये नहीं कि स्कूलिंग नहीं हो सकी तो इंडिविजुअल स्किल्स भी ख़त्म कर दें, उनको पॉलिश करना है, उनको आगे लेके चलना है। और मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, इसी रिक्वेस्ट के साथ आज का प्रोग्राम कंक्लूड करूँगी। स्पेशली मैम आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, इम्पैक्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो आपके साथ टीचर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स आए हैं उनका शुक्रिया, पेरेंट्स का स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यू नो, टीवी पे नॉन न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों को लाते हुए माँ बाप नर्वस हो जाते हैं कि क्या होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ट्रस्ट एंड फेथ इन अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, बिकॉज ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब तक हम अपने इन बच्चों को मेन स्ट्रीम रेगुलर सिचुएशंस में नहीं इन्वॉल्व करेंगे व्यूअर्स, तब तक एक नॉर्मेलिटी सोसाइटी में नहीं क्रिएट होगी। बाहर के मुल्क में ऑटिस्टिक बच्चे जॉब्स करते हैं, इंडिपेंडेंटली रहते हैं, शादियां हो जाती हैं आपस में, यहाँ पे घरों में बंद कर देते हैं, ढक देते हैं, और जो वो कर भी पाते हैं वो भी नहीं कर पाते क्योंकि हम उनको बंद कर देते हैं। सो व्यूअर्स प्लीज़, साहिब औलाद होना अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी मेहरबानी और एक नेमत है। जैसी भी औलाद अल्लाह ताला ने नवाजा, मुझे पता है शायद मेरे लिए एक बात आसान है कहना क्योंकि मेरा बच्चा कोई न्यूरो डाइवर्जेंट नहीं है, लेकिन व्यूअर्स, हमज़ा का किडनी इशू रहा, नूर का एस्थमा डायग्नोज हुआ, औलाद की तकलीफ़ किसी न किसी तरीके से हर पेरेंट फेस करता है। पॉइंट ये है कि एज़ ह्यूमन बीइंग्स एंड एज़ पेरेंट्स हमें एक दूसरे का लिहाज करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर किसी का बच्चा आपके बच्चे से मुख्तलिफ है तो आपको ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए, ना कि घूरना, पीठ पीछे बातें करना, गॉसिप करना। अगर मदद नहीं कर सकते ना तो फिर कम से कम चुप रह जाया करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।